जय हिंद साथियों। बीपीएससी के द्वारा बिहार टीचर एग्जाम का डेट जो है जारी कर दिया गया है। एग्जाम का जो तिथि है वो है 19, 20, 26 और 27 को। संभवतः 19 तारीख को आपका क्वालिफाइंग पेपर जो है हिंदी इंग्लिश का, जिसमें आपको 30 नंबर लाना है और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 19 को हो जाएगा। फिर 20 को एग्जाम जो है 1 to 5 का होगा, 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। और 26 को जो है 9 और 10 का एग्जाम, और 27 तारीख को 11, 12 का एग्जाम है। तो ठीक है, तो ये एग्जाम डेट हो गया है जारी, आप लोगों को पता ही होगा। अब रही बात जो प्रिपरेशन हमको कैसे करना है, तो सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। हाँ, डिटेल्स में सिलेबस नहीं दिया है जो किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एक हल्का सा तो हिंट जरूर दे दिया है जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएगा और किस पर ज़्यादा फोकस होगा। तो भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। अगर हम बात करें तो आपको 2 चरण में पढ़ना है। एक तो 1857 से लेकर 1948 तक का इतिहास आपको रट जाना है। 1857 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक जो भी घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ भारत में जो भी सुधार आंदोलन हुए, धार्मिक हुए, तो वो सबको देख लेना है। तो एक एक टॉपिक पर हम आज से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, हिंदी और इंग्लिश का भी। तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना देता हूं और उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो यह चैनल 1 to 5 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत में जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं उनका कार्यकाल क्या था, उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन महत्वपूर्ण काम हुआ, कौन कौन सी उन्होंने प्रोविजंस लाए, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भी कन्फ्यूजन होता है, जो गवर्नर जनरल और वाइसराय सब में लॉर्ड लगा हुआ है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं बेसिक से आप लोगों को समझाऊं ताकि याद आप लोगों को रह जाए एग्जाम तक। गवर्नर जनरल जो था उसका स्थापना हुआ था प्रशासनिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। प्रशासनिक कार्रवाई के लिए गवर्नर जनरल का स्थापना हुआ था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहा था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहा था और इनका काम था जो भी रिपोर्ट होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रिपोर्ट सौंपता था। जबकि वाइसराय जो था, वाइसराय ये डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के द्वारा भर्ती किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, और वो अपना जो रिपोर्ट होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपता था। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। गवर्नर जनरल को नियुक्ति कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो अपना रिपोर्ट जो है वो निदेशक मंडल को सौंपता था, और वाइसराय डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट सौंपता था, ठीक है। 1833 से लेकर 1858 तक, 1833 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल बनता था। ध्यान से इस बात को सुने, 1833 से लेकर 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। फिर 1858 के बाद से लेकर 1948 तक, या ये कहें 1858 से ही 1947 तक भारत के वाइसराय हुए, ठीक है। तो ये तो आपको डेट पता चल गया। 1833 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल, और 1858 से 1947 तक वाइसराय हुए। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं गवर्नर जनरल से पहले क्या था। तो गवर्नर जनरल से पहले जो था वो राज्यपाल था। बंगाल जैसे बड़े राज्यों का जो मॉनिटरिंग होता था, जो देखरेख होता था, वो राज्यपाल के अधीन होता था। सन 1833 ईस्वी में, ध्यान से सुनिए, 1833 ईस्वी में, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने, जो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका नॉलेज जो है ना ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए, आपका नॉलेज जो है वो डीपली होना चाहिए। तो मैं आपके नॉलेज का टेस्ट करूंगा, आप
कितना, तुक्का मार के काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं एक एक टर्म को क्लियर करते जा रहा हूं। 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। तो 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था और उसी एक्ट के बाद क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल का पद जो था वो पहले होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, जिसको चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर या नाम को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अगर आपसे पूछ ले ये गवर्नर जनरल भारत का जो है कब बना, तो 1833 में। इससे पहले का क्या नाम था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे, बंगाल का पहला राज्यपाल थे। 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। विलियम बेंटिंक, एक नाम आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक जो थे, ये विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि आप बिहार के शिक्षक बनने जा रहे हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब एक ही राज्य था, तो बंगाल, झारखंड और बिहार, उड़ीसा, इन सब से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए मैं इतना बता रहा हूं क्योंकि बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंक, और इनके बाद यानी गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो इसलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक थे। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में, बीपीएससी के कई एग्जाम में पूछा गया है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक। और इस एग्जाम में यह भी पूछ सकता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है। और गवर्नर जनरल को खत्म करके फिर वाइसराय का पद स्टार्ट किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर थे, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जनरल थे। ये नाम याद, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि गवर्नर जनरल के पद को 1858 में खत्म करके वाइसराय कर दिया गया, ठीक है। तो विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और एक चीज ये होता है, जब गवर्नर जनरल स्टार्ट हुआ बंगाल के, तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन, ध्यान से सुनिए, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम कौन थे, विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। मैं एक बार फिर से सभी बातों को दोहरा देता हूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो भारत का जो वाइसराय या गवर्नर जनरल के बारे में बात करें, तो गवर्नर जनरल का पद 1833 से लेकर 1858 तक रहा। फिर 1858 से लेकर 1947 तक वाइसराय हो गया। बंगाल के पहला राज्यपाल कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। उसके बाद जब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाया गया, तो विलियम बेंटिक जो थे वो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसलिए
बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को कहा जाता है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक थे। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का वायसराय जो था वो 1858 में बना। ठीक है, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था। 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1858, एक बात सुनिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। ठीक है, 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को नाम बदल के भारत का गवर्नर कर दिया गया था। और 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था, वो भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, वायसराय जो था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त होते थे, और वो अपना जो सूचना था वो ब्रिटिश क्राउन को देता था। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय था। और लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, भारत के यहाँ पे फिर दो क्वेश्चंस आते हैं। भारत के वायसराय तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए ठीक है, अब मैं एक एक जितने भी वायसराय हुए उनके कार्यकाल को देखते हैं। अब हम भारत का जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय हुए उनके बारे में एक एक करके जानते हैं, और उनके कार्यकाल में कौन कौन महत्वपूर्ण घटनाएं हुए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। उस समय में बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इनका जो कार्यकाल था वो 1773 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक, यानी कि 12 ईयर्स, ठीक है, इन्होंने सर्व किया था। इनके अंदर जो घटनाएं घटित हुआ उसमें 1773 का विनियमन अधिनियम, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के कारण ही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर में महाभियोग लगाया गया था। इनके ही कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 में, और साल बाई की संधि 1782 में हुआ था। भारत का जो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, देखिए यहां से एक और क्वेश्चंस उठ के आता है, जो भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। ठीक है, जो 1780 में J.A. हिक्की द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब चालू किया गया? 1780 में। किनके द्वारा? तो J.A. हिक्की द्वारा। और किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस समय में गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो कार्यकाल शुरू हुआ वो हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इनका 1786 से 1793 तक कार्यकाल। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान की हार हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के
का समय ही रंगपट्टनम की संधि हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान की हार हुई थी। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, यानी कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। और 1793 में बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है सर जॉन सोर 1793 से 1798। इनके अंदर जो घटनाएं घटित हुई गैर हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर के शासनकाल में। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। आपको ये दोनों निश्चित रूप से याद रखना है, ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये पिट्स इंडिया एक्ट, इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। फिर ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फिर ये बंगाल गजट, ये सब इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हुआ। फिर कॉर्नवालिस को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सर जॉन सोर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, गैर हस्तक्षेप की नीति इनके अंदर हुआ था। फिर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। 1798 में सहायक गठबंधन की प्रणाली की शुरुआत वेलेस्ली में ही हुआ था। चौथे मैसूर युद्ध की घटना और टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये वेलेस्ली के ही शासनकाल में हुआ। उसके बाद दूसरा मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1805, ये वेलेस्ली के ही शासनकाल में हुआ था। फिर उससे आगे आते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। 1809 की अमृतसर की संधि रंजीत सिंह राजेश के साथ, 1809 की अमृतसर की संधि रंजीत सिंह राजेश के साथ, और 1813 का चार्टर एक्ट, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इनको याद रखिएगा, ठीक है। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 और 1816 में सगौली की संधि। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 और मराठा संघ का विघटन। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, जो भू राजस्व के लिए था, भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये भी याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे आता है लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828। इसमें प्रथम बर्मी युद्ध हुआ था और यनदाबू की संधि हुआ था। प्रथम बर्मी युद्ध और यनदाबू की संधि। फिर इससे आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 में। सती प्रथा मतलब अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो पति के साथ ही महिलाओं को भी जला दिया जाता था। इस प्रथा का जो उन्मूलन है, समाप्ति हुआ, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। फिर कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ में ही लड़की को जो मार दिया जाता था, यह भी इनके द्वारा बंद करवाया गया, प्रतिबंधित किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, तो इस तीनों अधिनियम के कारण ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ये लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, पहला अफगान युद्ध, ठीक है, पहला अफगान युद्ध। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और लाहौर की 1846 की संधि इनके ही कार्यकाल में हुआ था। और कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध या उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी किया गया था। फिर आगे आता है लॉर्ड डलहौजी, ये काफी विवी है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इनके ही कार्यकाल में होता। फिर नीचेल वर्मा का विलय, चूक के सिद्धांत का परिचय, 1854 का वुड्स डिस्पैच, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वुड्स डिस्पैच, ये लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में हुआ था। फिर 1853 में बंबई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन बिछाना, ये डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। अप्रैल 1853 में लगभग 24 किलोमीटर की यात्रा हुआ था, ठीक है।
24 नहीं 34 दशमलव कुछ था, लगभग 35 किलोमीटर जो था इसमें यात्रा हुआ था। फिर PWD का निर्माण, विभाग का निर्माण इनके ही कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी को भी याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, निचेल वर्मा का विलय, चूक के सिद्धांत का परिचय, 1824 का वुड्स डिस्पैच, और महत्वपूर्ण 1853 में बम्बई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन, ये 16 अप्रैल को हुआ था और इसमें 35 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, ठीक है। चलिए, और PWD डिपार्टमेंट का जो स्थापना हुआ था ये भी इसके ही कार्यकाल में हुआ था। फिर आगे आता है लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये इनके ही समय में हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम लड़ाई माना जाता है। फिर उससे आगे 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के 3 विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि लंदन के तर्ज पर किया गया था। तो इसलिए ये इनका कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का उन्मूलन और ताज को सत्ता का हस्तांतरण, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया गया था ये सैनिक विद्रोह के बाद, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का भी ये स्थापना हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनके कार्यकाल में 1865 का भूटान युद्ध और 1865 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना। ये जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसके वजह से लॉर्ड जॉन लॉरेंस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। फिर आता है लॉर्ड लीटन। ये भी काफी VVI है, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान ही 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करके प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1878 का शस्त्र अधिनियम, दूसरा अफगान युद्ध 1878-80 में, फिर कैसर ए हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने ग्रहण की थी, ठीक है। चलिए आगे है लॉर्ड रिपन। इसको भी याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इनके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ 1882 में। 1881 का पहला कारखाना अधिनियम, स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, शिक्षा पर हंटर आयोग, ये सब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए इसको याद रखना काफी जरूरी। फिर आता है लॉर्ड डफरिन। तो इन डफरिन को याद किया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए, जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे है लॉर्ड लैंसडॉन। 1891 का कारखाना अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना, ये इनके कार्यकाल में हुआ था। फिर लॉर्ड कर्जन, ये भी VVI है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन के लिए काफी चर्चित हो गए थे, ठीक है। तो इनके शासनकाल में इतना काम हुआ। फिर आता है लॉर्ड मिंटो। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11, फिर 1907 में सूरत कांग्रेस का विभाजन, फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ये इनके ही कार्यकाल में हुआ था। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में बंगाल का विभाजन को निरस्त किया गया। 1911 में देश की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में परिवर्तन और इन्हीं के शासन के दौरान बंगाल और बिहार को अलग किया गया था, ठीक है। और 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आगे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। 1916 का लखनऊ समझौता,
चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ था। पश्चिम चंपारण में मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, इतना घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ, इसलिए यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद है लॉर्ड रीडिंग 1922 की चौरी चौरा की घटना, ये कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी, चौरी चौरा घटना के कारण ही 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसक तरीके से आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गया था। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना, ये असहयोग आंदोलन वापसी लेने के बाद ही कांग्रेस दो दलों में बट गया, ठीक है, परिवर्तनकारी और अपरिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी जो थे उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जो अलग होकर अपना स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया। फिर काकोरी ट्रेन डकैती या 1925 की साजिश, ये लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में हुआ, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर लॉर्ड इरविन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में। फिर 1927 का हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, दीपावली की घोषणा, और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था, और दांडी मार्च जो, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन 1931 का गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट, ये इरविन के शासनकाल में हुआ था, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर आते हैं लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36, इसके कार्यकाल में सांप्रदायिक पुरस्कार 1932, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ। फिर पूना समझौता 1932 में, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद कांग्रेस के मंत्रालयों का इस्तीफा, त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग रखी गई 1940 में, और 1940 का द अगस्त ऑफर। फिर 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, 1942 का क्रिप्स मिशन, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड वेवेल, ये सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, डायरेक्ट एक्शन डे, और क्लेमेंट एटली 1947 द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा। तो ये इनके शासनकाल में। और उसके बाद सबसे अंतिम है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम वायसराय थे। जून तीसरी योजना, रेड क्लिफ आयोग, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड माउंटबेटन ये आजादी के कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अंतिम जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय और अंतिम भी, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कार्यालय से पहले 1950 में अस्थायी रूप से हटा दिए गए थे, ठीक है। तो इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। तो इतना गवर्नर जनरल और वायसराय थे, जिसको जानना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।